तो इस वीडियो में हम अपना जो टास्क है फ्रंट एंड वाला उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो हमारी लंबी हो सकती है। तो अभी तक हमने क्या किया था, अपना बैकएंड सेटअप कर लिया था। अब हमारा आज का जो टास्क है वो है हमारा जो डेटा जो हमने एपीआई बनाई थी, जिसमें हमारा जेसन डेटा है अपनी एपीआई, उससे हम डेटा को फैच करेंगे अपने फ्रंट एंड पे, प्लस टेबल फॉर्म में उसको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले अपना बैकएंड और फ्रंट एंड रन कर लेते हैं एक बार। डिफरेंट डायरेक्टरीज खोल के, ये पहला हो गया हमारा बैकएंड। बैकएंड रन कर लेते हैं, प्लस दूसरे टर्मिनल पे हम खोलते हैं अपनी फ्रंट एंड डायरेक्टरी और इसको भी रन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3000 पोर्ट पे हमारा फ्रंट एंड चल चुका है और ये हमारा चल गया यहाँ पे बैकएंड। ठीक है, अब आते हैं अपना इस पे यूआई पार्ट पे। ठीक, तो मैं आपको पहले बताता हूँ। एक तो आपका तरीका है कि आप क्या करो, जब आप रिटर्न यूज कर रहे हो, मतलब अपने यूआई रेंडरिंग वाले पार्ट पे आ रहे हो, तो आप क्या करो, जितना भी आपको यूआई बनानी है वो एक इस डिव को डिक्लेयर करके उसके अंदर बनाओ। ठीक, और अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को यहाँ पे बुलाना चाहते हो तो आपको यूज करना होगा फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंट बेसिकली क्या काम करता है, वो आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल कंपोनेंट्स को यहाँ पे कॉल कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो यूआई रेंडरिंग के लिए। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं फ्रेगमेंट यूज करता हूँ तो यहाँ पे देखो मैं मल्टीपल डिव्स यूज कर सकता हूँ एक के बाद एक। ठीक है, कुछ भी मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे मैं पी टैग भी आगे यूज कर सकता हूँ, मेरे को ये एरर थ्रो नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट यूज कर लिया, तो मैं मल्टीपल कंपोनेंट्स मल्टीपल एलिमेंट्स को यहाँ पे रेंडर करवा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस फ्रेगमेंट को यूज ना करके खाली अपना HTML रेंडर करवाने की सोचता हूँ, तो देखो मैं जैसे इस डिव के बाहर एक और डिव यूज करूंगा तो ये मेरे को एरर थ्रो कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है कि जब भी हम अपना यूआई रेंडर करवा रहे हैं तो हम उसको करवाएं फ्रेगमेंट के अंदर, एम्प्टी फ्रेगमेंट के अंदर उसको करवाएं। ठीक है, तो सबसे पहला डिव ले लेते हैं और उसके अंदर हम अपने डालेंगे हेडिंग H1। हेडिंग क्या होगी, वही जो हमारे यहाँ पे हम करने वाले हैं, डिस्प्ले डेटा इन फ्रंट एंड। ठीक है, नेक्स्ट हमें बनानी है एक टेबल। तो हम क्या करते हैं, एक और डिव बना लेते हैं और उसके अंदर अपना टेबल एलिमेंट को कॉल कर देते हैं। अब टेबल एलिमेंट हमारा यूज होता है टेबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब जो टेबल के अंदर हमको पहला पार्ट करना है, पहला जो हमारा रो होगी उसके अंदर हम आएंगे अपने टेबल की जितना भी कंटेंट होगा उस सबकी हेडिंग्स आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली रो क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम डालेंगे टेबल हेडिंग। ठीक है, अब सबसे पहली हेडिंग क्या होगी हमारी, सबसे पहले जाएगी आईडी। उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है डेटा में, उसके अकॉर्डिंग हम डाल देंगे। तो आईडी है हमारे पास, नेम है हमारे पास, यूजर नेम है, ईमेल है और उसका एड्रेस है। ठीक है, तो चलते हैं और अपनी हेडिंग्स डालते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे नेम, यहाँ पर है यूजर नेम, फिर नेक्स्ट है हमारे पास ईमेल और उसके बाद है हमारे पास एड्रेस। ठीक है, देखते हैं इतना पार्ट। ये देखिए हमारे पास आ चुका है, यूआई रेंडर हो चुकी है। अभी अच्छी नहीं दिख रही है, अभी हम इसमें अपनी CSS भी डालेंगे, उसके बाद देखेंगे। देखिए क्या होता है, हम नॉर्मल इसको डिसेंट यूआई बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये हो गई हमारी हेडिंग। ठीक है, जितनी भी हमारे पहले रो में है हमारे कंटेंट की हेडिंग आ गई। अब हमें इस हेडिंग्स के अंदर, मतलब इसके नीचे हर कॉलम में इसका पर्टिकुलर डेटा डालना है। ठीक है, तो हम डालते हैं अपना बॉडी टी बॉडी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, हम अपना डेटा डायनेमिकली बुलाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम पर्टिकुलर एक एक डेटा डालें। जो भी डेटा हमने फैच किया उसको पर्टिकुलर नहीं डाल सकते। अब हमारा जो डेटा होगा हम उसको बुलाएंगे एरे फॉर्म में, और उस पर क्या लगाएंगे, उस पर हम आइट्रेट करेंगे हर ऑब्जेक्ट पे, और उससे हम जितना भी डेटा है उसका पर्टिकुलर यूजर का, वो हम उसको बार बार रेंडर करवा देंगे पर्टिकुलर यूआई में। ठीक है,
तो हम इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे डायनेमिकली। तो अभी के लिए इसको रखते हैं खाली। अभी क्या कर लेते हैं, जो हमारा ये इतना कंटेंट दिख रहा है इसको थोड़ा सा CSS देते हैं, जिससे कि हमारे इसकी स्टाइलिंग अच्छी हो जाए, दिखने में अच्छा लगे, क्योंकि जो दिखने में अच्छा लगता है ना उस काम को करने में मजा आता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नॉर्मल सा कुछ ऐड करते हैं। क्या करेंगे कि ये जो हमारा हेडिंग है उसको सोचेंगे कि हम इसको मिडल में ले आते हैं, उसका कलर चेंज कर देंगे, प्लस ये जो कंटेंट है इसको भी बीच में लाएंगे। और दूसरी चीज, ये अभी टेबल तो हमको लग ही नहीं रही, हमको तो लग रहा है बस ऐसे ही हमने एक पैराग्राफ लिया है और उसमें बस ये लाइन सी लिख दी है। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा बॉर्डर देते हैं। ठीक है, तो आ जाओ फिर करते हैं अपना। यहाँ पे app.css हमारे पास फाइल मौजूद है। इन्होंने पहले से CS अपनी कस्टम दे रखी थी, क्योंकि हम तो उसका कोड कुछ यूज कर ही नहीं रहे, तो हम अपना सबसे पहले हम लगाते हैं CSS अपने H1 टैग पे, हेडिंग पे। तो हेडिंग को हम चाह रहे हैं कि जो हमारा भाई अलाइनमेंट है वो क्या हो जाए, उसका सेंटर, प्लस उसका जो कलर है वो हो जाए हमारा ब्लू। ठीक है, अब हमने इस ऐप फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट तो कराया नहीं, तो हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो यूज करने के लिए क्या करना होगा, इस फाइल को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो अब लिखते हैं इंपोर्ट, प्लस यहाँ पे फाइल का हमें लोकेशन डालना पड़ेगा। अब लोकेशन देखो, तो app.css और app.jsx जो दोनों फाइल हैं ये सेम ही डायरेक्टरी में है, SRC। तो हमें ये करना है, बस हमें इस JSX फाइल से बाहर जाना है, तो इस बाहर जाते ही हमको सेम डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल मिल जाएगी। तो बाहर जाने के लिए हम लिखते हैं /, और उसके बाद फाइल का नाम app.css। तो ये हम पहुंच गए इस फाइल में, ये इंपोर्ट हो गई। तो अब हमारा जो H1 में हमने स्टाइलिंग दी थी ना यहाँ पे, वो हमारा इसके पास पहुंच जानी चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हुआ, हमारा टेक्स्ट बीच में आ गया, प्लस इसका कलर भी कैसा हो गया, ब्लू कलर का। तो अगली बारी आती है हमारी टेबल की। अब टेबल के लिए क्या करें, मैंने एक डिव दे रखा था, तो इसको पहले क्लास नेम दे देते हैं कंटेनर। ठीक है, अब आ जाओ अपनी CSS पार्ट पे। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरा टेबल एलिमेंट है प्लस जो टेबल हेडिंग है और जो टेबल डेटा मेरा फ्यूचर में आने वाला है, वो सब क्या हो, उनके पास एक बॉर्डर हो। ठीक है, बॉर्डर कैसा, 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर उसका कैसा हो, ब्लैक। ठीक, अब देखते हैं इसको। तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, मेरी पर्टिकुलर हेडिंग्स के पास भी क्या आ गए, मेरे पास बॉर्डर आ गया है, और प्लस जो मेरी पूरी टेबल है उसके पास भी एक बॉर्डर आ गया है। अब क्या है, अभी भी चिपके चिपके से हो रहे हैं यार, थोड़ा सा इनको पैडिंग दे देंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो हम इसको पैडिंग दे देते हैं 8 पिक्सल। अब देखते हैं, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अब ये चिपका हुआ तो उधर ही है, इसको भी बीच में लेके आते हैं। तो मैंने जो डिव क्रिएट किए थे ना कंटेनर, उसको मैंने इसीलिए किया था। अब मैं उस कंटेनर पे CSS डालता हूँ, उस डिव के अंदर CSS डालता हूँ। क्या, सबसे पहला भाई डिस्प्ले जो है उसकी मैं कर देता हूँ फ्लेक्स। ठीक, अब जस्टिफाई कंटेंट, इसको भी कर देता हूँ सेंटर, प्लस अलाइन आइटम्स, जितनी भी आइटम्स है उसको भी सेंटर कर देता हूँ। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मैंने हर जगह से इसको सेट कर दिया। तो अब ये मेरा बीच में पहुंच जाना चाहिए, ये देखो। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है हमको, अपने डेटा को पहले फेच करना है, कहाँ से, बैकएंड से, और फिर उसके बाद हमको यहाँ पे डिस्प्ले करना है पर्टिकुलर रो में। चलो तो उसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे पहुंच गए। अब जो हमारे यहाँ पे डायनेमिकली वाला काम है उसको करते हैं। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो आप कभी भी इंटरव्यूज दे रहे हो या फिर आप अपना भी प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो एक चीज पे ध्यान हमेशा दिया करो, आपका प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर। ठीक है, जितना कोड आपका क्लीन होगा, जितना फाइल्स में आपका कोड आपका शॉर्ट होगा, उतना ज्यादा आपका स्ट्रक्चर प्लस क्लीन कोड होगा। ठीक है, किसी को समझने में भी आसानी होगी। तो इसलिए आर्किटेक्चर पे बहुत बड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। ये प्रोजेक्ट छोटा है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक अलग से फाइल बना सकता हूँ सर्विस .js नाम से। नहीं, काम तो मैं इसमें भी कर सकता था, लेकिन कोड बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यार, एक ही फाइल में सब कुछ नहीं रखना चाहिए। आर्किटेक्चर को अपनी बेस्ट प्रैक्टिस में रखो कि कोड को बांटो। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में बांटो, उसको शॉर्ट रहना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ service.js नाम से। अब इसमें आगे मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इसमें क्या करना है, डेटा को फेच करना है, लेके आना है बैकएंड से।
अब मैं आपको एक चीज़ तो सिखा चुका हूँ, फैच एपीआई मैं आपको सिखा चुका हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो होगा मेरा एक्सवॉइस। मैं करता हूँ अपने फ्रंट एंड डायरेक्टरी में आता हूँ और एक पैकेज इंस्टॉल करता हूँ npm i exos, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये डाउनलोड हो जाएगा, पैकेज जो है मेरा इंस्टॉल हो गया। अब देखो पैकेज डॉट जेसन में मेरा एक्सोस आना चाहिए, ये आ गया। अब आते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे। इम्प्लीमेंटेशन इसकी बिल्कुल सेम है जैसे हमने फैच एपीआई यूज़ किया था। फैच एपीआई को हमें इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन इसको हमें पैकेज से बुलाना पड़ेगा क्योंकि हमने इसका पैकेज इंस्टॉल किया है, ठीक है। अब मैं इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। अब क्या हो रहा था, हमारा पूरा सेम रहेगा, जितना भी हमारा सिंटेक्स था सब कुछ सेम रहेगा। जैसे हम फेच में क्या कर रहे थे, फेच में यहाँ पे हमारा इसके पैरेंथेसिस के अंदर हमारा यूआरएल आता था एज अ पैरामीटर प्लस ऑप्शंस आते थे। लेकिन इसमें एक्सोस में क्या होता है, एक्सोस में डॉट के बाद हम मेथड्स को लिखना पड़ता है। जैसे गेट मेथड होता है, ठीक है, पोस्ट मेथड होता है, पुट मेथड होता है, प्लस डिलीट मेथड होता है। इसी तरीके के मेथड्स होते हैं, उनको लिखना पड़ता है। तो फिलहाल हमको क्या करना है, हमको कौन सा मेथड इंप्लीमेंट करना है, हमको केवल और केवल अपना डेटा वहां से उठा के लाना है बैकएंड से और डिस्प्ले कराना है। तो हम यूज करेंगे गेट का, ठीक है। अब ये जो हमको रेस्पॉन्स देता है, अब जैसे फैच क्या देता था, तो हम उसमें लगाते थे डॉट जेसन फॉर्म में डेटा देता था या फिर देता था डॉट टेक्स्ट में। ये करता है, ये हमको रेस्पॉन्स देता है केवल डॉट डेटा, जो भी डेटा पड़ा हुआ है ना हमारे बैकएंड पे सीधा उठा के लाके उसको एज ए एरे आपको पकड़ा देगा, ठीक है। तो अब इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक लिखते हैं फंक्शन कॉन्स्ट यूजर डेटा, ठीक है। एसिंक फंक्शन, क्योंकि एजेक्स इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा भाई, डेटा फैच कर रहे हो आप। इसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक, अगर एरर आता है तो हम क्या करवा लेंगे, उसको लॉक करवा लेंगे डायरेक्ट। अब क्या करते हैं, अवेट, वेट करते हैं किसका, जब तक ये हमारा यहाँ से डेटा लेके आता है, ठीक है। अब यहाँ पे डालना है हमको यूआरएल। तो यूआरएल कौन सा, यूआरएल हमारा वो जो हमने बैकएंड की एपीआई इंप्लीमेंट की है। तो अभी देखिए बैकएंड तो हमारा रन हो रहा है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो क्या था हमारा पोर्ट 7777, ये था हमारा होम राउट, हे देयर, तो ये काम कर रहा है। अब जो हमने बनाया था राउट मेन वाला डेटा वाला, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ये किया तो इस पे भी देखो डेटा हमारा पूरा पड़ा है, तो ये हमारा काम कर रहा है और यही है हमारा यूआरएल, यही है हमारी एपीआई जिसको हमें फेच करना है अपने फ्रंट एंड पे। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या लेके आएगा, रेस्पॉन्स लेके आएगा, तो उसको कहीं स्टोर भी तो करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लेट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू, इसको डाल देते हैं, ये हमारे पास रेस्पॉन्स में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या, एक बार इसको लॉक करा के देख लेंगे कि भाई हमारे पास रेस्पॉन्स डॉट डेटा में कुछ आ भी रहा है या नहीं। और उसके बाद हम क्या करवा देंगे, इसको रिटर्न, कि भाई जब भी ये वाला फंक्शन हमारा कहीं भी कॉल किया जाए तो ये हमको क्या दे दे, वो डेटा हमको दे दे। अब ये फंक्शन तो हमने बना दिया, अब इसको हमें किसी और फाइल में यूज करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपोर्ट, तभी तो हम इसे कहीं और जाके इंपोर्ट करवा पाएंगे। इसको हम कर देते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट, और अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको इंपोर्ट। तो यूजर डेटा ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा सर्विस डॉट जेएस, ठीक है। तो ये डेटा हमारे पास, अब हम इसको यूज कर पाएंगे यहाँ पे। तो अब हम सीखने जा रहे हैं दो चीजें, ठीक है, दो हुक सीखेंगे बेसिकली। सबसे पहला है हमारा यूज स्टेट हुक, ठीक है, और दूसरा है यूज इफेक्ट हुक। ये दोनों ही हुक जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं रिएक्ट में, और पूरी रिएक्ट हम कह सकते हैं कि इन पे बहुत कुछ बेस्ड है, ठीक है। तो इसको सीखते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल जो है वो समझाना चाहूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे हुक्स हैं, इनको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रिएक्ट जेस सीखना चाहते हो। तो इसके लिए मैं एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में क्या करूंगा, मैं आपको सिर्फ इसका बेसिक सिंटैक्स और किस तरीके से वर्क फ्लो होता है वो पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम चलते हैं यूज स्टेट हुक से। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा जो रिएक्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी यूआई के अंदर हमको चेंजेस करने होते हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट कहता है रिएक्ट के मैं खुद करूंगा, आप मत कीजिए, ठीक है। तो इस हमारी जो रिएक्ट लाइब्रेरी है उसके अंदर काफ़ी सारे मेथड्स हैं, उसी में से कुछ मेथड्स में हमारा आता है यूज स्टेट और यूज इफेक्ट।
ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यूज इफेक्ट हमारा एक मेथड है, तो हम उसको मेथड को कॉल करेंगे इस तरीके से, और उससे पहले हम इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। अब हमें कोई भी अगर कंपोनेंट या किसी भी फंक्शन को कॉल करना होता था तो हम किस तरीके से करते थे, सिंपल यूजर डेटा या फिर ऐप इस तरीके से कर लेते थे। लेकिन ये क्या है, हमारा रिएक्ट के लाइब्रेरी के अंदर हमारा क्या पड़ा है, एक मेथड पड़ा है। अब मेथड को कॉल करने के लिए हमको कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ से आएगा हमारा, ये आएगा रिएक्ट से, पैकेज है इसका रिएक्ट, ठीक है। अब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको कहीं तो स्टोर करवाना पड़ेगा, तो स्टोर करवाते हैं हम इसको एरे में। अब एरे के अंदर ना सिर्फ दो वैल्यूज आ सकती हैं, एक जीरोथ एलिमेंट पे और एक वन एलिमेंट पे। तो जीरोथ पे जो आता है वो आता है हमारा कोई भी वेरिएबल, जैसे यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम रख देते हैं अपना डेटा। और सेकंड वन जो होता है वो एज अ बेसिक फंक्शन का काम करता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है इस डेटा के अंदर, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर जो चेंजेस उसको इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। अब बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है कि जो हम इसको फंक्शन को मानते हैं वो इस तरीके से डालो, जैसे आपने डेटा लिखा है तो यहाँ पे लिखो सेट डेटा। अगर आप लिख रहे हो लॉग इन तो लिखो इज लॉग्ड इन, ऑथराइज इज ऑथराइज, ठीक है। इस तरीके से इसको डालो, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। बाकी रेस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे अपना नाम डालो, कुछ भी डालो, अनिकेत डालो, कुछ भी डालो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि आप सेट डेटा या फिर इज लॉग्ड इन इस तरीके से डालो, ठीक। ये हो गया इसका बेसिक सिंटैक्स। अभी ये इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि जो हमारा यूज स्टेट मेथड है इसके अंदर हमको इनिशियल वैल्यू डालनी पड़ती है। तो ये जो हमारा वेरिएबल है ना डेटा, ये स्टार्टिंग में जब आएगा तो एक इनिशियल वैल्यू के साथ आएगा। अब इनिशियल वैल्यू क्या हो सकती है, इनिशियल वैल्यू हो सकती है इसकी नल, बुलियन वैल्यू हो सकती है ट्रू फॉल्स, आप इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, आप इसमें नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। और आप इसमें एरे प्लस एम्प्टी एरे भी डाल सकते हो। तो अभी क्या करने जा रहे हैं, हम डालेंगे इसको एम्प्टी एरे, इसको इनिशियलाइज करवाएंगे हम एम्प्टी एरे से, क्योंकि जब तक हमारा डेटा बैकएंड से नहीं आया तब तक खाली एरे पड़ा है। और जैसे ही हमारे पास डेटा आएगा तो हम क्या कर देंगे, इसमें इसके अंदर वो डेटा भेज देंगे। तो बेसिकली हम इस फंक्शन का यूज करके इस एम्प्टी एरे को फिल करेंगे अपने बैकएंड वाले डेटा से, ठीक है। तो उसके लिए यूज होता है हमारा यूज स्टेट, ठीक। अब क्या करते हैं, बनाते हैं एक फंक्शन यू डेटा, जो कि हमारा बेसिकली यूजर डेटा लाएगा। एसिंक फंक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन एजेक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि डेटा फैच करना है, प्लस अब क्या करते हैं, अवेट, किसका वेट करेंगे, अपने इस फंक्शन को कॉल करने का, इस मेथड को कॉल करने का, ठीक है। जो हमने बनाया था ना अभी यूजर डेटा, वो क्या कर रहा था, हमें लाके डेटा दे रहा था, तो हमने उसको यहाँ पे कॉल कर लिया है। अब उसका इंतजार किया, अब इसको किस में स्टोर करवाएं, इसको स्टोर करवा देते हैं भाई कॉन्स्ट रेस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में। जो भी लाएगा ये रेस्पॉन्स में जाके इसको रख देगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, डेटा हमारे पास आ जाएगा, उसको हम किस में डालेंगे, इसका यूज करते हैं सेट डेटा, ठीक। जैसे हमारे पास आया तो हमने सेट डेटा के अंदर उस रेस्पॉन्स को भेज दिया। तो अभी इनिशियल में हमारे पास खाली पड़ा था, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास रेस्पॉन्स ये जो है ये डेटा लेके आ गया यूजर डेटा से, ये यहाँ से डेटा लेके आ गया, तो हम क्या करेंगे, उसको इस डेटा में मतलब एम्प्टी एरे जो था उसको हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे अपने रेस्पॉन्स के साथ, ठीक है। अब मान लो जो हमने फेच किया है डेटा वो भी एम्प्टी आया, तो उस केस में क्या करेंगे भाई, उस केस में अगर एम्प्टी आता है तो एम्प्टी एरे हम पास कर देंगे इसके अंदर, नॉट एन इशू, ठीक। इसको भी क्या करते हैं, इसको डालते हैं हम ट्राई कैच के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी तो हमारे एरर आ सकते हैं। तो अगर एरर आता है तो कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक। और ट्राई में हम डालते हैं अपना मेन काम जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन पे क्या होगा, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारा यहाँ पे जो भी डेटा है वो इसमें आके फिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, अब आता है हमारा यूज इफेक्ट हुक, ठीक है। यूज इफेक्ट हुक हम क्यों यूज कर रहे हैं, अब यूज इफेक्ट हुक पढ़ने से पहले हमको समझ लेना चाहिए रिएक्ट लाइफ साइकिल या कंपोनेंट लाइफ साइकिल, जो भी हम कहें। अब इसके अंदर ना 4 फेजेस होते हैं, ठीक।
4 फेजेस कौन कौन से? सबसे पहला आता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब जब आपकी जो कोड है वो आपके रेडी हो चुके हैं, तो आप क्या होता है, आप नेक्स्ट फेज पे जा सकते हैं, मतलब आप अपने आप यूआई को रेंडर करने वाले हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद आता है आपका माउंटिंग फेज। अब माउंटिंग फेज कौन सा होता है? जब आपका ब्राउजर आपकी यूआई, आपके कंपोनेंट्स को दिखाना शुरू करता है, रेंडरिंग शुरू करता है, तो वो फेज होता है आपका माउंटिंग फेज। तो क्या होता है, डॉम जो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, वो क्या कर रहा है, आपके जितने भी एलिमेंट्स, उसके एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज हैं, उन सबको उसने जो ट्री बना रखा है, उसको एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, उसको मैप करा के वो आपके ब्राउजर पे आपकी यूआई को रेंडर करना शुरू करेगा। तो जैसी वो रेंडरिंग होगी, उस फेज को कहते हैं माउंटिंग फेज, ठीक। उसके बाद आता है हमारा अपडेशन। अपडेशन में क्या हो रहा है, हमारे स्टेट चेंज हो रहे हैं, जो हम बेसिकली यूज स्टेट हुक के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कि जब भी हम कोई भी अपडेशन कर रहे हैं अपनी यूआई में, तो वो होगा हमारा अपडेशन फेज। उसके बाद आता है हमारा फेज अनमाउंटिंग फेज। अब अनमाउंटिंग फेज कौन सा होता है? मान लीजिए आपने कहीं भी नेविगेट किया है, तो क्या होगा, आपकी नई यूआई रेंडर होगी, तो जो पुराने वाला पेज था उसकी क्या होगी, यूआई अनमाउंट होगी, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स थे वो वहां से हटने शुरू होंगे। तो वो वाला फेज होता है आपका अनमाउंटिंग फेज। अब इन्हीं लाइफ साइकिल्स को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, अगर इनमें कोई भी चेंजेस या कुछ भी हमको यूज करना है, तो हम यूज करते हैं यूज इफेक्ट हुक का, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, जैसे ही हम अपना इसको हिट करें, अपना जो है फ्रंट एंड को स्टार्ट करें, तो हमारे टेबल में जो डेटा है, जो हम बैकएंड से बुला रहे हैं, वो हमको दिखना चाहिए। तो ये कौन से फेज में आएगा? ये आएगा हमारा माउंटिंग फेज में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज इफेक्ट हुक के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यूज इफेक्ट हुक यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये भी हमारे एक मेथड है, तो इसको यहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं, यूज इफेक्ट, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, लिखते हैं यूज इफेक्ट, मेथड को बुलाया। अब इसके अंदर दो पैरामीटर्स जाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कॉल बैक, ठीक है। और कॉल बैक के बाद सेकंड पे आती है हमारी डिपेंडेंसीज। अब डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, ठीक है, डिपेंडेंसीज हमारी लिस्ट फॉर्म में आती है, कैरे फॉर्म में आती हैं। अब इसके अंदर या तो हम इसको खाली भेज दो, अगर खाली भेज रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपका जो भी आप इसमें कॉल लगा रहे हो, जो भी आप डेटा फैच कर रहे हो, वो आपके किसी भी चेंजेस पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब आपको स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है उस वक्त। तो ये कौन से फेज की बात हो रही है, हमारे माउंटिंग फेज की बात हो रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने अपडेशन फेज की, तो वहां पे हमको कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एक काउंटर ऐप बना रहे हो, जिसमें आप क्या कर रहे हो, एक बटन पे क्लिक करने के बाद आपका एक एक काउंटर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो वो आपके डिपेंड करती है किस पे, काउंटर पे, ठीक है। तो आप उसके अंदर क्या डाल दोगे, आप उसके अंदर जो डिपेंडेंसी आपने जो यूज स्टेट हुक के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा काउंटर, उस पर डिपेंडेंसी है, तो आप वो डिपेंडेंसी ऐड कर दोगे यहाँ पे। और ऐसी कितनी भी डिपेंडेंसीज आप ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल हमको ऐसा कुछ चाहिए नहीं, हमको चाहिए कि हमारा माउंटिंग फेज के अंदर ये जो हमने फंक्शन बनाया है वो कॉल हो जाए। तो यू डेटा को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो जैसे हमारा माउंटिंग फेज, हमारी यूआई रेंडर शुरू होगी, तो उसी वक्त ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल लगा देगा। अब इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर जो भी हमारा बैकएंड से डेटा आ रहा था, उसको हमने क्या भेज दिया, स्टेट चेंज करके अपने यूजर स्टेट में डाल दिया, ठीक है। दैट्स इट, सिर्फ इतना करना है अभी हमें यूज इफेक्ट हुक में। ये हो गया हमारा यूज इफेक्ट हुक, और ये हो गया हमारा यूज स्टेट हुक। तो अभी क्या है, हमारे पास डेटा है, और हमारे पास जो डेटा है वो हम उसको यूज कर सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ से क्या कर लिया, हमने इसको कॉल लगाई और हमारा जो डेटा है वो सेट हो चुका है। तो अब हम कहीं भी अगर डेटा हमको यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस डेटा को यहाँ से यूज कर लेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या चल रहा है हमारा यहाँ पे। तो हमने माउंट कर दिया है, माउंटिंग फेज आ गया, तो हमारा इस फंक्शन को कॉल लगनी चाहिए। और कॉल लगने के बाद हमने वहाँ पे कंसोल करवाया था कुछ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमारी कुछ ना कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, और एक्सेस एक एरर आ रहा है, एक्सेस टू एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट एट लोकल होस्ट फ्रॉम ओरिजिन हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी, ठीक है। अब कोर्स क्या होते हैं, कोर्स होते हैं हमारा क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। मतलब
जब आप किसी और सर्वर से, किसी कहीं और से कोई भी डेटा फेच करना चाह रहे हो वहाँ की एपीआई से, तो उनकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की वजह से हम उसको फेच नहीं कर पाते। तो वो क्या होता है, कोर्स जो होता है वो उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको अगर हमें फिक्स करना है तो इसको फिक्स करने के लिए हम जाते हैं अपने बैकएंड पे app.js। ठीक है, एक और नया हम खोलते हैं टर्मिनल, बैकएंड पे पहुंचते हैं। अब हमको एक डिपेंडेंसी डालनी है यहाँ पे, मतलब एक पैकेज लेके आना है, npm i course। ठीक है, अब तो अब क्या करते हैं हम, हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया है यहाँ पे, और अब इसको यूज करते हैं। तो app.use, और जो हमने यहाँ पे अभी इंस्टॉल किया है कोर्स, उसको कर लेते हैं कॉल। ठीक है, और अपना चलाते हैं बैकएंड फिर से। course is not defined, okay, we are not imported yet, तो import course from course। ठीक है, तो ये अब चल जाना चाहिए। ओके, तो ये हमारा चल गया है। अब देखते हैं अपने फ्रंट एंड पे अब क्या आता है, देखते हैं। इसको करते हैं यहाँ से रीलोड। तो अब हमारा ये चल चुका है। अभी हमारे पास क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है, वैलिडेट डॉम नेस्टिंग। ठीक है, tr कैन नॉट अपीयर एज चाइल्ड ऑफ टेबल, एड टी बॉडी टी हेड और टी फुट। ओके, ये तो हमारा नॉर्मल इशू है, इसको हम देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये देखो, ये हमारे पास आ रहा है यहाँ से डेटा। ठीक है, तो डेटा हमारे पास सारा पहुंच रहा है, ये पहुंचा हुआ, ये पहुंचा हुआ। हमारे पास नंबर 1 पूरी आइट्रेशन आई हुई है। ठीक है, 0th पे ये है, 1 पे ये है, पूरा डेटा हमारे पास आया हुआ है। तो अब हम इस डेटा को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने डिस्प्ले करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब अपने डिस्प्ले डेटा पे। तो हमने ये बनाया था टी बॉडी। ये बेसिकली जो आपको एरर दिखा रहा था ना, वो दिखा रहा था इसलिए क्योंकि आप अगर इसको डालना चाहो तो आप इसको डाल सकते हो टी हेड के अंदर, तो वो एरर भी देखिए आपका चला जाएगा। ये देखिए, ये एरर भी आपका चला गया। तो बेसिकली कुछ नहीं है, इतना कुछ खास एरर नहीं था। तो ये हो गया आपका, डेटा हमारे पास आ ही रहा है। अब इस पर्टिकुलर डेटा को हम किस तरीके से यहाँ पे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। अब आते हैं अपने टी बॉडी पे। अब जो भी हमारा डेटा है वो आ रहा है एरे फॉर्म में। तो एरे के ऊपर हम एक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, डॉट मैप। डॉट मैप देखते हैं क्या करता है। तो बेसिकली एक फॉर लूप की तरह ही रिएक्ट करता है। जो भी हमारा एरे होता है उस पे पर्टिकुलर हर एलिमेंट पे ये आइटरेट करता है 1 बाय 1। ठीक है, तो हम इसको यूज करते हैं जब भी हमको एरे के अंदर आइटरेट करना है। तो हमारे पास भी एक एरे है जिसके अंदर काफी सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर आइटरेशन चलाएंगे उसके ऊपर। एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, क्या क्या चीज इसमें जरूरत होती है। तो ये देखिए, सिंटैक्स इसका देख लेते हैं। जो भी हमारा एरे है उसके बाद डॉट मैप। ठीक है, फंक्शन वाले मेथड के जो है इसका हम कॉल कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी करंट वैल्यू पास करते हैं प्लस इंडेक्स पास करते हैं। ये फंक्शन को हमको पास करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमारा जो बेसिक सा होता है पास करने वाला, वो एक तो होती है हमारी करंट वैल्यू, जैसे फॉर लूप में करते थे इंट आई या फिर इंट जे करके, उसी तरह यहाँ पे आएगी हमारी करंट वैल्यू प्लस इंडेक्स। इंडेक्स हम डालने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम इसको एज अ की यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको नहीं डालते ना, बाद में की नहीं डालते हैं, तो हमारा एक एरर थ्रू हो सकता है कि कीज डॉट मैप करके, कि हमको की जरूर डालनी है जिससे हमारा क्या रहे, हर आइट्रेशन हमारा एक यूनिक रहे, एक यूनिक वैल्यू को आइट्रेट करे। ठीक है, इसको करते हैं हम। ये लगाया हमने। जब भी हमको जावास्क्रिप्ट यूज करनी है इसमें, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। ठीक है, तो डेटा जो हमारा एरे है, डेटा पे हम लगाएंगे मैप। ठीक है, मैप के अंदर हमारा क्या आएगा, एक पर्टिकुलर यूजर आएगा। ठीक है, यूजर पे लगा दिया हमने। अब यहाँ पे हम रेंडर करने वाले हैं अपना यूआई। तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक रो क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब इस रो के अंदर क्या आने वाला है, सबसे पहले तो क्या आएगा इसके अंदर, हमारा टेबल डेटा, और उस डेटा के अंदर हमारा आईडी आएगी।
तो आईडी को किस तरीके से बुलाएंगे, ये हुआ यहाँ पे, और यूजर डॉट आईडी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम कॉल करेंगे, नेक्स्ट पे आता है हमारा नेम, तो यूजर डॉट नेम। नेक्स्ट डेटा आएगा हमारा यूजर नेम, तो यूजर नेम के लिए क्या करना है हमको, सिंपल सा यूजर डॉट यूजर नेम, ठीक है। इसी तरीके से अपना क्या कर लेते हैं, ईमेल भी कर लेते हैं और एड्रेस भी, तो यूजर डॉट ईमेल प्लस नेक्स्ट डेटा आ जाएगा हमारा यूजर डॉट एड्रेस। अब ये चीज देखने वाली है, क्योंकि जो हम देखो डेटा, तो एड्रेस खुद से एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर क्या पड़ा है, हमारा स्ट्रीट पड़ा है, उसका सूट पड़ा है, उसका सिटी पड़ा है, तो हम क्या करते हैं, फिलहाल सिटी को डिस्प्ले करवाते हैं। तो ठीक है, ये एड्रेस क्या है, एक ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर क्या पड़ा है, हमारा सिटी पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको इसको करवा लिया। अब देखते हैं क्या ये हमारा चलता है, नहीं चलता, नहीं चलेगा तो कुछ एरर थ्रो करेगा, उसको देखेंगे। तो ये देखिए सारा डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका, ठीक है। आईडी आ गई उसकी पर्टिकुलर, उसका हमारा नेम आ गया है यहाँ पे, ठीक है, और उसका यूजर नेम भी आ गया, उसकी ईमेल भी आ गया, और उसका एड्रेस भी हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, जो कि बेसिकली हमारा सिटी है। लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर मैं की नहीं डालता हूँ तो मेरे पास एक एरर आना चाहिए, तो मैं जाता हूँ कंसोल पे, और ये देखिए वार्निंग आ गई, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, ठीक है। अब ये की प्रॉप हमको देना जरूरी है, तो हम क्या की कैसे डालते हैं, तो की हमारा जो होता है वो यूनिकनेस डिफाइन करता है, तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर रो हम पूरी की पूरी जनरेट कर रहे हैं, तो इसी में हम अपने की डाल देते हैं, और की क्या डाल देते हैं, यूजर डॉट आईडी। अब आईडी क्या है, आईडी हमारी सबकी यूनिक है, हर यूजर अपनी एक यूनिक आईडी लेके आ रहा है, तो पर्टिकुलर रो जो है उसके लिए यूनिक क्रिएट होगी, ठीक है। तो जैसे ही हम ये डालते हैं, तो देखना हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो भी एरर्स थे वो वाले वार्निंग्स थी वो सब चली जाएंगी, ठीक है। जैसे हमने रिफ्रेश किया, देखिए सारी वार्निंग्स हमारे यहाँ से गई, डेटा हमारा आ रहा है, और यहाँ पे देखो डेटा हमारा शो भी हो रहा है, ठीक। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ना एड्रेस को रिडिफाइन करते हैं, किस तरीके से, कि अभी तो हमने केवल सिटी डाली थी और वो उसका भी नहीं पता चल रहा था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले डालते हैं स्ट्रीट, ठीक है, और इसमें फिर अपना स्ट्रीट को बुलाते हैं कैसे, यूजर डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट, यहाँ से हमारा यूजर का स्ट्रीट आ गया। उसके बाद लगाते हैं यहाँ पे कोमा, और यहाँ पे लिखते हैं सिटी, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से हमारा स्ट्रीट प्लस सिटी दोनों दिखने लग जाएंगे, तो ये देखिए स्ट्रीट भी दिख रहा है हमारा, प्लस सिटी भी दिख रही है, तो अब हमारा एड्रेस और भी अच्छा दिख गया है। इसी तरीके से हम जितना भी हमारा एड्रेस है उसको पूरे को हम दिखा सकते हैं। अब बात आती है थोड़ा सा इसको और अच्छी सीएसएस देने के लिए, तो सीएसएस देखिए आप इसमें टेबल में जो लगाना चाहें, कलर डिफरेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। बाकी अगर टेबल को आपको ठीक से मतलब थोड़ा सा नॉर्मल दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे टेबल में जाके, बॉर्डर कोलैप्स, और उसमें डाल देंगे वैल्यू कोलैप्स। तो जैसे ही आप ये डालेंगे, तो ये देखिए आपका सिंगल लाइन में आ गया डेटा, ठीक है। अब थोड़ा और भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ होता है हमारा ये वाला टास्क कंप्लीट। तो हमने क्या क्या इंप्लीमेंट किया, हमने पहले एक जेसन होल्डर एपीआई से अपना डेटा फैच किया था जेसन फॉर्म में, फिर अपनी एक एपीआई इंप्लीमेंट की थी, उसमें डेटा हमने जो था फैच किया था जेसन फॉर्म में, फिर हमने अपना एक फ्रंट एंड सेटअप किया, फिर उसमें अपनी जो एपीआई इंप्लीमेंट की थी उससे डेटा मंगाया, और हमने उस डेटा को टेबल फॉर्म में डिस्प्ले किया, ठीक है। तो अभी तक इसके इस प्लेलिस्ट के लिए इतना ही, ठीक है। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।